हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। और ये कौन कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करने वाले हैं? CAPF AC हो गया, FCAT, CDS, NDA, एयरफोर्स है ना, FCAT, इन सब चीज़ जितना भी डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम है और जहाँ से करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक्चुअली जो है एट प्रेजेंट जो है हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आता ही आता है ना। तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं 25 से 30 अक्टूबर के बीच जितना भी न्यूज़ रहा है जो कि डिफेंस एग्जाम ओरिएंटेड है, उस हर एक न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पूरे वीक का न्यूज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा जो कि डिफरेंट सोर्सेज से कवर करेंगे। यहाँ तो जस्ट इंडियन एक्सप्रेस, PIB, द हिंदू लिखे गए हैं। बाकी जितना भी अदर सोर्सेज हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं उस हर एक न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसका प्रिंटेबल फॉर्म में जो नोट्स हैं ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, प्लस ये स्लाइड है ये भी जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर न्यूज़ को, जो कि फर्स्ट न्यूज़ है कि रोड्रिगो पाज जो कि बीकेम है न्यू प्रेसिडेंट बना है बोलीविया का। इसके साथ क्या है कि एक चीज़ और हम लोग इसको कवर तो करेंगे है ना, डिफेंस न्यूज़ को कवर करेंगे, इसी के साथ जो है यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज़ को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। क्योंकि देखे होंगे कि डिफरेंट प्लेसेस इन न्यूज़ में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि कोई कंट्री है तो बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहे हैं, कोई वोल्केनो इरप्शन हो रहा है तो कहाँ है उसका लोकेशन, है ना। जब क्वेश्चन में आता है तो हमें लगता है कि न्यूज़ कहाँ से पूछ लिए हैं। वो न्यूज़ ऐसा रैंडमली नहीं पूछे जाते हैं, वो न्यूज़ जो है प्लेसेस इन न्यूज़ में कवर होते हैं। वो न्यूज़ जो है एक्चुअली बोल सकते हो कि जो है न्यूज़ में रहता है, इसीलिए उस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, है ना। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करेंगे, जिससे अगर प्लेसेस इन न्यूज़ से क्वेश्चन आता है तो उसे आसानी से हैंडल कर सको। तो अभी जो है बोलीविया का न्यू प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं जो है रोड्रिगो पाज, जो कि हमारा फर्स्ट न्यूज़ है। तो बोलीविया का सबसे पहले लोकेशन देखोगे तो नदर्न अमेरिका है। नदर्न अमेरिका जो कंटिनेंट है उसके जस्ट नीचे में हमें साउथ अमेरिका कंटिनेंट मिलता है। और वही सदर्न अमेरिका कंटिनेंट में एक कंट्री है, जो कंट्री का नाम है यहाँ पे बोलीविया, जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं। पेरू हो गया है ना, ब्राज़ील है, पैराग्वे हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट कंट्री हैं जो बोलीविया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर बोलीविया के बारे में थोड़ा कवर करें तो एक सदर्न अमेरिका का कंट्री है और इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। फिर डिफरेंट जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी यहाँ पे कवर होता है। बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं तो ब्राज़ील हो गया है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, पेरू है, ये कंट्री है जिसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। प्लस साथ में इसका जो है मैप भी है ना, किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इसको भी यहाँ पे हमें कवर करना है। फिर कुछ मेजर रिवर का अगर बारे में डिस्कस करें जो कि वर्ल्ड मैप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो जियोग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मेजर रिवर का अगर बात करोगे तो बेनी हो गया है ना, मेरोर हो गया है। तो इस तरीके से कुछ मेजर रिवर हैं। हाईएस्ट पीक में नेवादो जो साजमा है ये हाईएस्ट पीक है यहाँ का। मेजर रिवर में जो है लेक तितिकाका है, फिर लेक पुपो है। तो इस तरीके से क्या है मेजर लेक है जो कि यहाँ पे पड़ता है बोलीविया में। कुछ मेजर एक्सपोर्ट का अगर बात करोगे तो नेचुरल गैस, क्योंकि देखो जहाँ पे जितना ज़्यादा भंडार होगा है ना, जहाँ पे जिस प्रोड्यूस का या फिर प्रोडक्ट का जितना ज़्यादा सरप्लस होंगे तो वही उसका क्या होने वाले हैं, एक्सपोर्ट का एक मीडियम बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेचुरल गैस का भंडार मिलता है बोलीविया में, तो बोलीविया में नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, इमर्ज होते हैं। तो नेचुरल गैस का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर मिनरल हो गया जैसे कि जिंक हो गया है, सिल्वर, टिन, इन सब चीज़ का क्या है एक्सपोर्ट करते हैं। उसी के साथ जो सोयाबीन है इसका भी यहाँ से एक्सपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अब। मोरक्को ने वॉन किए हैं अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में। कौन जीते हैं याद रखना, कंट्री मोरक्को। अगर मोरक्को का अगर लोकेशन देखोगे तो देखो ये अफ्रीका कंटिनेंट है ना, डिफरेंट कंटिनेंट है, उसी में अफ्रीका एक कंटिनेंट है। तो अफ्रीका के कंटिनेंट के सबसे जो है नदर्न वेस्टर्न साइड जाओगे तो एक कंट्री हमें दिखेगा, ये कंट्री का नाम है मोरक्को, ठीक है। लोकेशन याद आ गया। देखो ऊपर में यूरोपियन कंट्री है, इधर मिडिल ईस्ट कंट्री है ना, जो कैरेबियन सी नहीं यहाँ पे अरेबियन सी है। तो उसके जस्ट वेस्टर्न साइड में हमें अफ्रीका कंटिनेंट देखने को मिलता है और उसी कंटिनेंट में एक कंट्री है मोरक्को। और इन्होंने क्या है कि अंडर 20 का मतलब होता है कि जो 20 एज से नीचे हैं उसको यहाँ पे बोल रहे हैं अंडर 20। और फीफा वर्ल्ड कप जो फाइनल हुआ है उसमें मोरक्को ने जीता है, मोरक्को ने फाइनल मैच में जीता है।
तो जो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे? चिली में ऑर्गेनाइज किए गए थे 27 सितंबर से 19 अक्टूबर 2025 के बीच। और टोटल नंबर ऑफ टीम का अगर देखोगे तो 24 टीम है, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आए थे, 24 टीम थे। फिर चिली ने इसे होस्ट किए गए थे। फिर मोरक्को जो है फर्स्ट विनर रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप ये है क्या, क्योंकि इसी को तो फाइनली जो है जीते हैं मोरक्को के द्वारा। तो इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फीफा बोलते हैं। इसे जो है 1977 जो वर्ल्ड कप है 1977 में इसे फर्स्ट एडिशन के रूप में ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसे हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप है इसे हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और जो कैटेगरी होता है वो अंडर 20 होता है, जितना भी यूथ हैं जो अंडर 20 हैं उसके लिए इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जो है 1997 से जो है 27 टीम ही हैं जो कि खेले जाते हैं। अब जो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप है इसे ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किए जाते हैं? फीफा के द्वारा किए जाते हैं। तो देखो अब जो वर्ल्ड कप है फीफा वर्ल्ड कप अंडर 20 इसे कौन ऑर्गेनाइज करते हैं? फीफा के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो कि हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हम लोग एब्रीविएशन यूज़ करते हैं फीफा एक शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। इसे फाउंड किए गए थे 1904 में, है ना। 20 मई को अगर याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा, लेकिन 1904 यहाँ से क्योंकि मैचेस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। और इसका एक अगर मेजर ऑब्जेक्टिव देखोगे तो जितना भी फुटबॉल रिलेटेड फिनोमेना है, फुटबॉल से रिलेटेड जितना भी मैचेस को ऑर्गेनाइज करना है ना, उसको इंटरेस्ट को बढ़ावा देना, ये जो है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फीफा का, जिसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, इसका मोटो होता है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, ये इसका जो है मेजर मोटो है और इसी के थ्रू ये काम करते हैं फीफा। क्लियर है, ये न्यूज़ समझ आ गया? चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025, ये रैंक है जिसके थ्रू डिसाइड करते हैं कि इंडिया में या फिर ग्लोबल में कितना फॉरेस्ट कवर एरिया है, और इसी के बेस में क्या है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को रैंक दिए जाते हैं। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 में हुआ है। इसी के थ्रू इंडिया को जो है 9th रैंक दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। बाकी अदर कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, उससे पहले उसको कवर करने से पहले ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जिसके थ्रू इंडिया को 9th रैंक मिला है, ये है क्या, ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसे पब्लिश किए जाते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक जो कि डिपार्टमेंट बोल सकते हो, जो जिसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है इसे पहला जो है फर्स्ट टाइम पब्लिश किए गए थे 1948 में, और इसका जो है लेटेस्ट एडिशन जो है 2025 का अभी रिलीज़ हुआ है। इसे हर 5 साल में पब्लिश किए जाते हैं और इसका मेन मकसद यही है, पर्पस यही होता है कि प्रोवाइड करना कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ऑफ द स्टेट रिसोर्सेज का, कि उस स्टेट में कितना, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री का है, कि उस कंट्री में कितना फॉरेस्ट एरिया है, किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, प्लस इसी के साथ कैसा फॉरेस्ट कवर एरिया है उसको इम्पैक्ट हो रहे हैं और कैसे उसको जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए। ये इसका जो है मेन पर्पस होता है, जिसके लिए ये पूरे डाटा को यहाँ पे पब्लिश किए जाते हैं। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज इसके बारे में अभी डिस्कस किए हैं। तो इसमें से क्या क्या कवरेज किए हैं, देखो मोर देन 60 फॉरेस्ट रिलेटेड वेरिएबल कवरिंग जो है 236 कंट्री को यहाँ पे पूरा इंक्लूड किए गए हैं। और यहाँ पे ये भी चीज़ बताए हैं फॉरेस्ट कवर एरिया का वर्ल्ड में कितना है, 4.14 बिलियन हेक्टेयर पूरा फॉरेस्ट कवर एरिया है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, जो कि 32% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया को यही अकेले ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो 32% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया है ये अकेले यही कवर करते हैं फॉरेस्ट एरिया। ये चीज़ समझ आ गया? तो इस डाटा के हिसाब से जो है हम लोगों ने इतना तो समझे कि इंडिया को 9th रैंक मिला है। तो फर्स्ट रैंक किसको मिला है, तो रशिया फेडरेशन जो है, क्योंकि यहीं पे जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया देखने को मिलता है, इसलिए रशिया को फर्स्ट रैंक दिए हैं। फिर ब्राज़ील है जो कि 2nd रैंक आए। उसके बाद जो कनाडा है उसको 3rd रैंक मिला है। फिर यूनाइटेड स्टेट हो गया, फिर चाइना हो गया, और इसी तरीके से जो है इंडिया को यहाँ पे 9th रैंक दिए गए हैं। ठीक है, समझ आ गया ये न्यूज़? चलो, तो इसे जो है रिलीज़ किए गए हैं, ऑर्गेनाइज किए गए थे किसके द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
है क्या, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FAO बोलते हैं, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है। इसे फाउंड किए गए थे 16 अक्टूबर 1945 में। और इसका जो फाउंडिंग पैलेस है या फिर प्लेसेस अगर बात कर सकते हो, कनाडा है, क्योंकि यहीं पे फाउंड किए गए थे इसको। और इसका जो हेड क्वार्टर रोम इटली में पड़ता है। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन है। देखो ये जो यूनाइटेड नेशन है ना, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट बोल सकते हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। जैसे कि UN जनरल असेंबली होता है, UN सिक्योरिटी काउंसिल होता है ना, UN इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। इसी के थ्रू जो है यूनाइटेड नेशन यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये स्पेशलाइज एजेंसी है UN का। और इसका जो मोटो पड़ता है कि फिएट पेनिस, जो कि लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लेट देयर बी ब्रेड। ये इसका जो है मोटो है। क्लियर है, ये न्यूज़ समझ आ गया। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। द बुक सिविल मिलिट्री फ्यूजन इज अ मेट्रिक ऑफ द नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। इसे किसके द्वारा रिटेन किए गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के द्वारा रिटेन किए गए हैं। तो बुक और ऑथर से अगर क्वेश्चन आता है तो ये रहा। फिर यूनाइटेड नेशन डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हर साल। कब ऑब्जर्व करते हैं? 24 अक्टूबर को हर साल हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। है क्या यूनाइटेड नेशन? देखो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को हर साल हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, ये पता चल गया। फिर इसे जो है फर्स्ट हम लोगों ने ऑब्जर्व किए हैं 1948 में। और इसे इस्टेब्लिश किए गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में UNGA बोलते हैं। और इसका जो है मोटो है या फिर थीम क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर पीस एंड द प्लानेट बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर, जो कि 2025 का ये मोटो रहा है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो है क्या यूनाइटेड नेशन? इसको भी तो कवर करना पड़ेगा। तो यूनाइटेड नेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में UN बोलते हैं, इसे 24 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिश किए गए थे। और इसका जो फाउंडिंग चार्टर जो कि USA में साइन किए गए थे, और ये जो है 1945 में ये इफेक्ट में आ गए थे 24 अक्टूबर में। इसका जो है हेड क्वार्टर यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। और मेन ऑफिस डिफरेंट कंट्री में देखने को मिलता है, जैसे कि जेनेवा हो गया, वियना हो गया, नीरोबी हो गए। इस तरीके से इसका जो है मेन ऑफिस भी हैं। फिर इसमें जो है 51 उस समय जो है फाउंडिंग कंट्री थे। और इसका जो मोटो है कि पीस बनाए रखना पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन है वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। तो वर्ल्ड में पीस बनाना है, डिग्निटी को बरकरार रखना है एंड इक्वलिटी ऑन दी हेल्थी प्लानेट। इस तरीके से जो है ये मोटो है, ये मिशन है, जिसके थ्रू यूनाइटेड नेशन यहाँ पे काम करते हैं। फिर कुछ इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का अगर बात करोगे तो मेंटेन करना है इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी को, ये कुछ इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। इसके साथ प्रमोट करना है ह्यूमन राइट एंड सोशल प्रोग्रेस को, फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ एंड जस्टिस। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट इसका ऑब्जेक्टिव है। साथ में इसका कुछ मेन ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो वही पहले ही बताया था, यूनाइटेड नेशन एक पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब यूनाइटेड नेशन का भी डिफरेंट यहाँ पे पार्ट है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली है, फिर उसका सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ना, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, प्लस यहाँ पे सेक्रेटरीट है। तो इस तरीके से जो है मेन ऑर्गेनाइजेशन का अगर बात करोगे तो 6 मेन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद अलग से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका जो मेन ऑर्गन है वो 6 ही है, जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं। और इसका जो UN जनरल असेंबली का जो सेक्रेटरीट है पोर्तुगल का एंटोनियो है। ठीक है, जो सेक्रेटरी जनरल है एट प्रेजेंट वो एंटोनियो है, जो कि पोर्तुगल से बिलोंग करता है। ठीक, इतना समझ आ गया ये न्यूज़। चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मैती कम्युनिटी ने सेलिब्रेट किए हैं फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है? निंगोल चौकोबा। तो इसे किसके द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं? मैती कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। और देखो मैती कम्युनिटी जो है इसके बारे में पता होगा, क्योंकि अभी फ्रिक्वेंटली कुकी कम्युनिटी और मैती कम्युनिटी के द्वारा फ्रिक्वेंटली यहाँ पे वायलेंस देखने को मिल रहा है। तो कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं ये तो सबको पता ही होगा। तो ये जो है मणिपुर जो इंडिया है यहाँ से बिलोंग करते हैं। ये इसका जो निंगोल चौकोबा है ये ट्रेडिशनल एंड कल्चरल फेस्टिवल है। ये इसको याद रखना। इसे जो है मैती जो कि मणिपुरी हिंदू हैं इसके द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। 31 अक्टूबर 2025 जो है जो ऑब्जर्व किए जाते हैं इसे। और इसका जो मीनिंग होता है कि निंगोल का मीनिंग होता है मैरिड डॉटर और सिस्टर,
और चकोभा का मीनिंग होता है इनविटेशन और फिस्ट। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग के साथ इसे ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, ये न्यूज़ समझ आ गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि देखो हम लोग जितना डिमांड है ना, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब से हमें यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्ज़ाम जो है क्लियर भी करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि इंडिया जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसे हम लोग जैमेक्स बोलते हैं, 2025 ये किसके किसके बीच होता है? ये तो पता ही होगा, इंडिया और जापान के बीच, है ना, क्योंकि जैमेक्स से लिखा हुआ है, जैमेक्स मतलब जापान, है ना। तो इस तरीके से इंडिया और जापान के बीच यहाँ पे हेल्ड हुआ है। कहाँ पे हुआ है? एट प्रेजेंट का अगर बात करोगे 2025 का, तो ये जापान में होल्ड किए गए हैं। ठीक है, बस इतना ही हमें कवर करना है। फिर कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो पेरू ने डिक्लेयर किया 30 डे स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी इंडिया के कौन से आर्टिकल में इंडिया में इम्पोज किए जाते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं। कमेंट बॉक्स करना। ठीक है, तो पेरू ने डिक्लेयर किया यहाँ पे 30 डे स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो पेरू का अगर लोकेशन देखोगे तो अभी हम लोगों ने ब्राज़ील का लोकेशन देखे हैं, जो कि सदर्न अमेरिका का पार्ट है। सदर्न अमेरिका जो कंटिनेंट है उसका एक कंट्री का नाम है ब्राज़ील, उसको डिस्कस किए। और वही कंट्री का एक जो है बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है ब्राज़ील का, वो है पेरू, जो कि ऊपर बात करोगे तो इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, उसके साथ ब्राज़ील हो गया, बोलीविया है। प्लस यहाँ पे जो पैसिफिक ओशियन है, अगर ओशियन बॉर्डर शेयर का पूछे तो पैसिफिक ओशियन के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो पेरू का लोकेशन यहाँ पे पता चल गया। पूरे वर्ल्ड मैप में सदर्न अमेरिका है, उसी में एक कंट्री का नाम है यहाँ पे पेरू। ठीक है, समझ आ गया। इसका जो कैपिटल है ये लीमा पड़ता है। बाकी इसका जो है प्रेसिडेंट हो गया, यहाँ पे लिखा गया है। इसका जो लैंग्वेज होता है ऑफिशियल लैंग्वेज ये स्पेनिश है। बाकी जो डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज हैं वो तो चलता ही चलते हैं। कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स का अगर बात करें पेरू का, तो यहाँ पे एंडीज माउंटेन है, अमेजन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ जो पैसिफिक ओशियन कोस्ट लाइन ये पड़ता ही है। देखो यहाँ पे ये जो पैसिफिक ओशियन है तो पूरा कोस्ट लाइन पड़ता है पेरू का। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। फिर जो मेजर रिवर का अगर बात करोगे तो जो अमेजन रिवर है यहीं से फ्लोइंग होता है, यहीं से फ्लो देखने को मिलता है। क्लाइमेट यहाँ पे वेरी करता है, क्योंकि कोल्डेस्ट डिजर्ट है, इंडियन हाईलैंड है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट यहाँ पे क्लाइमेट का फिनोमेना भी देखने को मिलता है। यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी जैसे कि माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग हो गया, टूरिज़्म हो गया, ये सब चीज़ देखने को मिलता है। क्योंकि देखो कोस्टल एरिया है, तो जब कोस्टल एरिया है तो कोस्टल में टूरिज़्म हो गया, है ना, कोस्टल एरिया है तो फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया। इन सब चीज़ से भी हम लोग एक जो आइडिया है ये लगा सकते हैं कि इसका जो है इकोनॉमी कैसा चलता होगा, इसका जो है इकोनॉमी है किस तरीके से रन करता होगा। फिर मेजर एक्सपोर्ट का अगर बात करोगे तो कॉपर हो गया, गोल्ड है, जिंक है, कॉफ़ी, टेक्सटाइल, फिश मिल, ये जो है इसका मेजर यहाँ पे एक्सपोर्ट रहा है। फिर कुछ हेरिटेज साइट यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि माचू पिचू है, जो कि यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक कंट्री है जो कि शामिल है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन में भी ये शामिल है। फिर WTO हो गया, है ना, फिर OAS हो गया, APEC हो गया। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी एक पार्ट है, जो कि फ्रिक्वेंटली जो है जितना भी समिट हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीज़ समझ आ गया न्यूज़। चलो, क्योंकि डिटेल में बता रहा हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि 2025 एशियन यूथ समिट या फिर एशियन यूथ गेम्स जो कि कहाँ पे हुए हैं, बहरीन में हेल्ड किए गए थे। याद रखना है इसको। ठीक है, तो देखो जो 2025 का आसियान यूथ गेम है ये जो है रहा है 3rd एडिशन रहा है, और इसे होस्ट किए गए थे किंगडम ऑफ बहरीन कंट्री में इसे होस्ट किए गए थे। और ये जो यहाँ पे लिखा गया है ना कि एशियन यूथ गेम, यहाँ पे यूथ का मतलब होता है कि जितना भी 14 से 18 ईयर्स के जो चिल्ड्रेन हैं उसको यहाँ पे प्रमोट करना, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसके थ्रू अपना जितना भी कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पे डिनोट कर सके। यही जो है इसका एक मेन रीज़न होता है। ठीक है, जो कि 14 से 18 ईयर के जो भी चिल्ड्रेन हैं उसको यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जो कि 26 डिफरेंट यहाँ पे स्पोर्ट्स हैं और 22 जो डिसिप्लिन उसमें यहाँ पे खेले जाते हैं। ओवर 45 कंट्रीज़ का ओवर 45 कंट्रीज़ का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ जो एशियन यूथ गेम्स हैं जिसके द्वारा ये जो 2025 जो बहरीन में कंडक्ट किए गए थे, इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। और इसका जो फर्स्ट एडिशन है 2009 में ऑर्गेनाइज किए गए थे सिंगापुर में, और ये हर साल में एक बार जो है
ऑब्जर्व किए जाते हैं। इसका जो है पर्पस है कि जितना भी मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि यंग एथलीट को प्रोवाइड कर सके, जो यंग एथलीट हैं उसको यहाँ पे एज सर्व कर सके, जिसके थ्रू इसमें पूरा क्या है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं। एज ग्रुप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं, जो कि 14 से 18 ईयर के जितना भी एज ग्रुप हैं उसके साथ ये कंडक्ट किए जाते हैं। बाकी इस पूरे गेम को, एशियन यूथ गेम को ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसे जो है 1982 में फाउंड किए गए थे और इसका हेड क्वार्टर कुवैत में पड़ता है, मतलब कुवैत सिटी है, कुवैत वहाँ पे इसका जो है हेड क्वार्टर पड़ता है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज इसका इंग्लिश है और इसका जो पर्पस है, जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, इसका पर्पस है कि जो एशिया में जितना भी ओलंपिक्स गेम है उसको प्रमोट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, है ना, पूरा जितना भी चिल्ड्रेन है उसको एक प्लेटफॉर्म देना, जिसके थ्रू अपना जितना भी कैपेबिलिटी है, अपना जो हुनर है उसको वहाँ पे एक उभेर सके। ऑर्गेनाइज करना मल्टी स्पोर्ट इवेंट एट द कंटिनेंटल लेवल, है ना, एशिया का है तो एशिया में ही ये कंडक्ट होते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका जो है मेन पर्पस है, इसी के थ्रू अपना जो है प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर डिसआर्मामेंट वीक ऑब्जर्व करते हैं एनुअली बाय द यूनाइटेड नेशन। कब से कब तक? 8 प्रेजेंट 2025 में कब से कब तक ऑर्गेनाइज किए गए थे? 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच जो है डिसआर्मामेंट वीक ऑब्जर्व किए हैं, क्योंकि 8 प्रेजेंट देख रहे हो कि हर कंट्री के बाद जो है न्यूक्लियर वेपन हो रहा है ना। हर कंट्री को तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेजर जो कंट्री हैं उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वेपन के साथ साथ पूरा एक आर्मामेंट होता है ना, आर्म एंड एनुमेशन, उसमें उसके होड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि एक डिटरेंस बनाना है। डिटरेंस के साथ साथ अपने को एक पावरफुल कंट्री बनाना है। तो पावरफुल कंट्री बना सकते हो और डिनोट कैसे कर सकते हो? जब अपने पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आर्म एंड एनुमेशन हो। ठीक है, क्योंकि रैंक भी तो रिलीज होता है कि किसके पास कितना यहाँ पे आर्म एंड एनुमेशन है, कौन कंट्री ज़्यादा पावरफुल है। तो उसमें डिनोट करने के चक्कर में क्या है कि यहाँ पे पूरा आर्म एंड एनुमेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। वही आर्म एंड एनुमेशन को बढ़ावा देने के बजाय सोशल स्कीम में लगाएं तो देश का थोड़ा तरक्की और हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डिसआर्मामेंट वीक है, ऑब्जर्व करते हैं 24 से 30 अक्टूबर के बीच। इसे हर साल जो है यूनाइटेड नेशन जो है ऑब्जर्व करता है, जिसका मकसद है कि जितना भी आर्म एंड एनुमेशन का जो बढ़ावा हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है। इंटरनेशनल जो पीस है उसको यहाँ पे बनाना है, अवेयरनेस बताना है ना, रेज अवेयरनेस अबाउट डिसआर्मामेंट एंड इनकरेज करना है नॉन वायलेंस को। तो ये जो है कुछ इसका पर्पस है। और ये जो डिसआर्मामेंट वीक है ना, जो डिसआर्मामेंट वीक यहाँ पे चलाए गए 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच, जिसका थीम रहा है कि चेंज एवरी ईयर। ठीक है, तो ये याद रखना, जो थीम है यहाँ पे हर साल यहाँ पे चेंज होता है, जो कि फोकस यहाँ पे रहता है कि ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी इशू के बीच। यही जो है इसका प्रॉपर थीम के साथ चलते हैं, जो कि ग्लोबल इशू के लिए और सिक्योरिटी इशू के लिए काम करते हैं। क्लियर है, समझ आ गया? ठीक, चलो फिर अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 16 कॉन्फ्रेंस ऑन यूएनसी केड, जिसे हेल्ड किए गए थे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। कौन सा एडिशन था? 16 था, जो कि यूएनसी केड का था, जिसे ऑर्गेनाइज किए गए थे, हेल्ड किए गए थे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। कब से कब तक? अक्टूबर 20 से 23 अक्टूबर 2025 के बीच इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। और जो यूएन केड है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसका जो थीम रहा है कि शेपिंग द फ्यूचर डिवाइडिंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो है इसका मेन थीम रहा है। फिर कुछ फोकस एरिया का अगर बात करोगे तो ट्रेड में रिजलेंस आना चाहिए, जैसे कि एट प्रेजेंट WTO है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है, जो इंटरनेशनल में जितना भी ट्रेड हो रहा है उसको यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं, सीधी सी बात। फिर देखो, तो जो WTO है यहाँ पे कई अलेज भी लगते हैं कि WTO को यहाँ पे रिफॉर्म करना चाहिए, है ना, WTO को यहाँ पे रिफॉर्म करना चाहिए। रिफॉर्म करने के साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक तरीके से नहीं निभा रहे हैं। तो इसका जो है मेन थीम जो यूएन केड कर रहा है कि ट्रेड में यहाँ पे रिजलेंस आना चाहिए, उसमें पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी यहाँ पे सस्टेनेबल वे में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। जितना भी डेवलपिंग कंट्री है जो कि पिछड़े हैं, है ना, जो है डेवलप कंट्री के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो जिसके थ्रू अपना भी जितना भी प्रोड्यूस है, जितना भी सरप्लस प्रोडक्ट है, उसको इंटरनेशनल ट्रेड में आगे लेवल तक जा सके। तो यही जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था ट्रेड के रेस्पेक्ट में, और उसको
कैसे डेवलपमेंट करना है, जो कि फोकस एरिया ये रहा है। ठीक है, ये समझ आया। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस का अगर बात करोगे तो ये प्रमोट करना है ग्लोबल ट्रेड को, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे, है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसे इस्टेब्लिश किए गए थे 1964 में। इसका जो हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन है। जैसे कि बताया था कि यूनाइटेड नेशन जिसे 1945 में फॉर्म किए गए थे, इसके अंदर भी 6 मेन ऑर्गन है ना। 6 मेन ऑर्गन के साथ साथ कौन से 6 मेन ऑर्गन है डिस्कस किए हैं अभी, है ना, याद है ना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर रहे हैं। अब स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ जितना भी स्टैटिक है वो तो कवर हो रहा है, और जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, अगर लगता है कि फ्यूचर में इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो देखो 1947 में फॉर्म किए गए थे यूनाइटेड नेशन को, इसका 6 मेन ऑर्गेनाइजेशन है। तो 6 मेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का एक पार्ट है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मेन मकसद होता है, पर्पस है कि जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसको प्रमोट करना। किसी एक हाथ में जो है पूरा इंटरनेशनल मार्केट का यहाँ पे कैप्चर नहीं होना चाहिए कि वही अकेले सिंगल पर्सन है कि पूरे हर चीज़ को यहाँ पे प्राइस को डिफाइन कर रहे हैं, कहाँ से रूट जाना चाहिए उसको डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, है ना, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग कंट्री, इस तरीके से क्या है कुछ इसका मेन पर्पस है। फंक्शन का अगर बात करोगे इसका, तो कंडक्ट करते हैं रिसर्च एनालिसिस करना है ट्रेड में, डेवलपमेंट में, किस तरीके से बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड यहाँ पे प्रैक्टिस होना चाहिए, इसका पूरा ये रिसर्च करते हैं। प्रोवाइड करना है टेक्निकल असिस्टेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, इसका मेन काम है। सर्व एज अ फोरम फॉर इंटर गवर्नमेंटल डिस्कशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इशू, मॉनिटर ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेड, ये जो है कुछ इसका मेजर फंक्शन है। ठीक है, ये समझ आ गया, क्लियर है न्यूज़। फिर जो है जो ITBP हैं, ये अपना राइजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 2025 में 64th राइजिंग डे रहा है। जो ITBP हैं इसे इस्टेब्लिश किए गए थे 24 अक्टूबर 1962 को। तो जो 24 अक्टूबर है वहाँ से इसे इस्टेब्लिश किए गए थे, और उसी के रेस्पेक्ट में जो है 24 अक्टूबर को ITBP के द्वारा राइजिंग डे ऑब्जर्व किए जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्सेज। जो चाइना के साथ जितना भी स्टेट है इंडिया का जो बॉर्डर शेयर करता है, तो उसका जो ITBP है इसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस बॉर्डर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो जो ITBP है जिसे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्सेस बोलते हैं, इसे इस्टेब्लिश किए गए थे 24 अक्टूबर 1962 को, जो कि इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में पड़ता है। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर ये काम करते हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका प्राइमरी रोल है कि जितना भी बॉर्डर एरिया है जो चाइना के साथ कवर होता है, जैसे कि लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड हो गया, सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, इन सब में जो बॉर्डर एरिया है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, ये इसका जो है मेन एम होता है। फिर कुछ फंक्शनल का अगर बात करोगे तो बॉर्डर में पेट्रोलिंग करना, सर्वेलेंस करना, डिज़ास्टर रिस्पांस हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशन है, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी, प्लस यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें यहाँ पे पूरा डिप्लॉय होता है। ये कुछ यहाँ पे मेजर इसका फंक्शन है। फिर सर्विस एंड रॉयल्टी इसका जो है मेन मोटो पड़ता है। ठीक है, समझ आ गया। चलो, तो यहाँ पे डिफरेंट अदर जो फोर्सेज हैं उसके बारे में मैं जस्ट यहाँ पे क्लू दिया हूँ, इसको भी यहाँ पे कवर करना। एटलीस्ट इसका राइजिंग डे कब पड़ता है, क्या इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसको अपने से कवर करना। ये जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इंडियन आर्मी हो गया, जिसे 1895 में ऑर्गेनाइज किए गए थे, लेकिन जो एट प्रेजेंट जो मॉडर्न आर्मी है इसे 1947 में ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसका वर्क लैंड वॉरफेयर, बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी, ये जो है मेन वर्क होता है इसका। इंडियन नेवी हो गया, ये जो है कुछ यहाँ पे डिफरेंट पूरे फोर्सेस का यहाँ पे लिखा गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कब फाउंड किए गए थे, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो अपने लेवल में इसको एक बार कवर करोगे। ये इतना तक समझ आ गया ना। चलो, नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडियाज़ फर्स्ट रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किए गए हैं, चेन्नई में लॉन्च किए गए थे, चेन्नई में लॉन्च किए गए हैं, याद रखोगे। फिर पीयूष पांडे जो कि रिसेंटली पास्ड अवे हुए हैं, ये जो है एसोसिएटेड हैं एडवर्टाइजिंग से। ठीक है, एडवर्टाइजिंग से एसोसिएटेड हैं,
कुछ इसका अवार्ड रिकॉग्निशन का अगर बात करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल कैनन्स लायन अवार्ड दिए जा चुके हैं, पद्मश्री अवार्ड 2016 में ही दिए जा चुके हैं। फिर इसका कुछ पब्लिकेशन है जैसे कि ऑथर ऑफ बुक्स ऑन एडवर्टाइजिंग एंड क्रिएटिविटी इंक्लूजिंग पांडेमोनियम हो गया एंड हाउ इंडिया कम्युनिकेट्स। इस तरीके से इसका जो है कुछ यहाँ पे मेजर यहाँ पे पब्लिकेशन रहा है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन द वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक अवार्ड 2025। इसे कंज्यूमर बैंक अवार्ड बोलो या फिर बेस्ट सेंट्रल बैंक अवार्ड ये बोलो। ठीक है, ये कंज्यूमर बैंक को मत बोलो। जो बेस्ट सेंट्रल बैंक अवार्ड है ना, इसे दिए गए हैं किसको? SBI को दिए गए हैं। क्लियर है, इसी के द्वारा दिए गए हैं। जो बेस्ट यहाँ पे वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक है, इसके द्वारा दिए गए हैं SBI को। तो देखो अवार्ड का नाम है ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2025। जो कैटेगरी है, देखो जो ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड है इसका भी डिफरेंट कैटेगरी में दिए जाते हैं। जैसे कि बेस्ट सेंट्रल अवार्ड हो गया है ना। फिर अगला बात करोगे तो बेस्ट बैंक इन डिजिटल इनोवेशन हो गया, बेस्ट इमर्जिंग मार्केट बैंक हो गया, बेस्ट सस्टेनेबल फाइनेंस इनिशिएटिव, बेस्ट प्राइवेट बैंक, बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक। इस तरीके से जो है डिफरेंट कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो जो बेस्ट सेंट्रल बैंक अवार्ड है इसे SBI को दिए हैं, इसको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अच्छा फिर इंडिया में क्यों दिए गए, पर्पस क्या था इसका? रिकॉग्नाइज फॉर इफिशिएंट मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल स्टेबिलिटी। इसे एनुअल अवार्डेड बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, इसके द्वारा इसे हर साल अवार्डेड जाते हैं। फिर ग्लोबल फाइनेंस के अदर कैटेगरी का अगर बात करोगे जैसे कि बैंक बेस्ट बैंक इन डिजिटल इनोवेशन को, तो इंडिया में इसको HDFC जो बैंक है इसको दिए गए हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग डिजिटल बैंकिंग सर्विस है उसको ये प्रोवाइड करता है, जो इसका मेन यहाँ पे अचीवमेंट रहा है, पर्पस रहा है। ठीक है, समझ आ गया। तो जो स्टेट बैंक है इसे इस्टाब्लिश किया गया था 1806 में। फिर इसे जो है रीनेम किए हैं SBI इन 1955 में। इसका जो है हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र, और ये जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का एक टाइप है। ठीक है, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये काम करते हुए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर आते हैं। और ये डिफरेंट सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिटेल बैंकिंग हो गया, कॉर्पोरेट बैंकिंग है ना, NRI सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग। इस तरीके से जो है डिफरेंट जो है बैंक ऑनलाइन से रिलेटेड जितना भी सर्विस है उसको ये प्रोवाइड करते हैं। इसका जो है प्रेजेंट जो है 30+ कंट्री में हो चुका है। जो SBI है न केवल इंडिया में काम करता है, अदर कंट्री में भी काम करता है, जो कि 30+ कंट्री में ये काम करते हैं। कुछ अचीवमेंट जैसे कि लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का बाई एसेट के मामले में, मेजर कंट्रीब्यूटर टू फाइनेंस इंक्लूजन एंड गवर्नमेंट स्कीम। फिर अवार्ड रिकॉग्निशन में ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड, बेस्ट बैंक अवार्ड, डिजिटल बैंकिंग अवार्ड। इस तरीके से जो है डिफरेंट अवार्ड से अवार्डेड गए हैं SBI को। इतना समझ आया। नेक्स्ट न्यूज़ है कि केरला हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिक्लेयर फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी से जो है केरला यहाँ पे बाहर आ चुका है। सबसे पहले टर्म समझो कि पॉवर्टी क्या होता है और पॉवर्टी लाइन क्या होता है। तो देखो एक यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइन होता है, ये जो स्टैंडर्ड लाइन है इसके नीचे अगर आओगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉवर्टी बोलते हैं। अब ये स्टैंडर्ड लाइन है, इसे हम लोग पॉवर्टी लाइन बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? तो देखो एक लाइफ है, एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो बेसिक्स यहाँ पे नेसेसिटी होता है, जैसे कि फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, इसे हम लोगों ने एक डिफाइन किए हैं जिसे हम लोग पॉवर्टी लाइन बोल रहे हैं। अगर यही पॉवर्टी लाइन से अगर नीचे आते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉवर्टी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन इज अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन दैट इज कंसिडर नेसेसरी टू मीट द बेसिक नीड ऑफ पर्सन और फैमिली, जैसे कि फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, शेल्टर हो गया। दोस्त लिविंग बिलो दिस थ्रेशोल्ड आर कंसीडर टू बी पॉवर्टी। जो वही बताया कि लाइन है जिसके नीचे जो है आते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे पॉवर्टी कंसीडर कर रहे हैं। इतना समझ आ गया। अब देखो पॉवर्टी को मेज़र करने का भी यहाँ पे डिफरेंट तरीका होता है ना। पॉवर्टी कैसे पता करोगे कि कोई इंसान पॉवर्टी में है कि नहीं है? तो इसका भी 2 मेथड होता है यहाँ पे जो इंडिया फॉलो करते हैं, जैसे कि इनकम मेथड हो गया और दूसरा होता है कंजप्शन मेथड हो गया। इनकम मेथड का मतलब होता है कि एक पर्सन को लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम चाहिए। अगर उसके पास है तो पॉवर्टी से ऊपर है, अगर उसके पास नहीं है तो पॉवर्टी में कंसीडर किए जाते हैं। फिर यहाँ पे एक कंजप्शन मेथड होता है कि एक पर्सन को डेली लाइफ सस्टेन करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ कैलोरी चाहिए। अगर वो उतना अमाउंट ऑफ कैलोरी को यहाँ पे जो है उतना अमाउंट ऑफ कैलोरी को अगर वो पा रहे हैं ना, तो उसको बोलेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन से बाहर हैं।
अगर उस कैलोरी को यहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटी उसको यहाँ पे पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो जो है क्या बोल सकते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे आ रहा है, इसे हम लोग पॉवर्टी कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे कि कंजप्शन मेथड का अगर बात करोगे तो इंडिया में जो है कैलोरी इनटेक मेथड यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं कि अगर रूरल एरिया है तो उसको 2400 कैलोरी पर डे यहाँ पे ज़रूरत होता है। अगर ये अर्बन एरिया है तो 2100 है उतना कैलोरी यहाँ पर एक ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए डे टू डे फेनोमेना में चाहिए। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेजरमेंट करने का तरीका बोल रहे हैं। इतना समझ आ गया। तो देखो इसे जो है गवर्नमेंट का रिपोर्ट है जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कि कितना जो है पॉपुलेशन पॉवर्टी है, कौन पॉवर्टी लाइन से बाहर है, कौन पॉवर्टी लाइन से नीचे है। इसे जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में अगर बात करोगे तो नीति आयोग है एट प्रेजेंटली यही जो है पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं। अब पॉवर्टी को पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक पोर्शन को थोड़ा से कवर करते हैं, जिसमें से ये दो टाइप का पॉवर्टी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। तो जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है इसका मतलब क्या होता है कि जो बेसिक नेसेसिटेट है, नेसेसिटी में मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें लाइफ को सस्टेन के लिए फूड की ज़रूरत है, क्लोथिंग की ज़रूरत है, शेल्टर की ज़रूरत है ना। अगर इसका पूर्ति कर पा रहे हो तब तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बाहर हो, लेकिन इसका जो पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हो है ना, जो बेसिक नेसेसिटेट है लाइफ सर्वाइव करने के लिए, इसका भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि जो सोसाइटी में रह रहे हो, अगर उस सोसाइटी में एक मिनिमम स्टैंडर्ड है बाकी लोगों का, अगर उस स्टैंडर्ड को अगर पूर्ति नहीं कर पा रहे हो तो इसको हम लोग यहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी बोल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पॉवर्टी का टर्म समझ आ गया कि क्या होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, क्या होता है रिलेटिव पॉवर्टी। स्टैटिक पोर्शन भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर्स वर्क है। इसे लिखे गए हैं किसके द्वारा, इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन है सुनील स्मिथ, और इसे अवार्डेड किए गए हैं ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज के द्वारा। ठीक है, इस बुक का नाम है द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर, ये बुक है। अब ये बुक को किसके द्वारा लिखे गए हैं, सुनील स्मिथ के द्वारा लिखे गए, एमिरिथ बोल सकते हो, जो कि एक इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन है। ठीक है, इसे अवार्डेड किए गए हैं बेस्ट एकेडमी बुक प्राइज़ के द्वारा, जो कि एक ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है। इसे एनुअली अवार्डेड किए जाते हैं किसके द्वारा, ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा, कि रिकॉग्नाइज करना है जितना भी बेस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क है जो कि नॉन फिक्शन से रिलेटेड है उसको यहाँ पे अवार्ड करना होता है। इसे जो है इस्टेब्लिश किए गए थे 2013 में। ठीक है, ये न्यूज़ समझ आ गया। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर हैज़ बी अवार्डेड द विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 से। ये जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको कंसीडर कर सकते हो। नाम याद रखना है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, जिसे विज्ञान रत्न से अवार्डेड किए गए हैं 2025 में। क्या होता है ये विज्ञान रत्न अवार्ड, इसे अवार्ड किए जाते हैं, ये या फिर पार्ट बोल सकते हो, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार स्कीम के द्वारा जो विज्ञान रत्न अवार्ड है इसे अवार्डेड किए जाते हैं। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा अवार्डेड जाते हैं। इसे 2024 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसका पर्पस है कि जितना भी साइंटिस्ट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उसका जो लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है साइंस के रेस्पेक्ट में, उसको यहाँ पे अवार्डेड करना है। साइंस के फील्ड हो सकता है, टेक्नोलॉजी के फील्ड है, या फिर इनोवेशन जो कर रहे हैं इंडिया में और इसका जो है परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा है, एक्सीलेंट रहा है, उसी को जो है विज्ञान रत्न अवार्ड से अवार्डेड जाते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ अवार्ड का अगर बात करोगे तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो कि जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो स्कीम है उसके तहत इसे दिए जाते हैं। ये जो है ओपन है ऑल इंडिया सिटीजन्स के लिए, और यहाँ पे है कोई एज लिमिट का यहाँ पे प्रोविज़न भी नहीं है। इसे जो है हर साल एनुअली दिए जाते हैं, है ना, यूजुअली अनाउंस किए जाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे या फिर नेशनल साइंस डे के दिन, इसी के दिन जो है इसे हर साल ऑब्जर्व किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट का अगर बात करोगे तो अदर कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखो जो विज्ञान रत्न है या फिर यहाँ पे देखो जो विज्ञान रत्न अवार्ड है ये एक स्कीम है जिसके थ्रू राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इस स्कीम के थ्रू एक अवार्ड का नाम है विज्ञान रत्न अवार्ड। लेकिन जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है इसके अंदर भी डिफरेंट अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि विज्ञान रत्न जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, फिर विज्ञान श्री हो गया जो कि डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिए जाते हैं, फिर विज्ञान युवा अवार्ड हो गया जो कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है जो कि यंग साइंटिस्ट के लिए दिए जाते हैं,
फिर विज्ञान टीम अवार्ड है जो कि कोलैबोरेटिव साइंटिफिक अचीवमेंट के लिए दिए जाते हैं। समझ आए? तो ये जो इस स्कीम के थ्रू भी डिफरेंट यहाँ पे अवार्ड हैं जो रिसेंटली जो हैं प्रोफेसर जयंत विष्णु नरकीकर इसे दिए गए हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है एस्ट्रोफिजिक्स में, कॉस्मोलॉजी में। तो इसे जो है इस अवार्ड से अवार्डेड है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि क्रिएट करना है यूनिफाइड एंड प्रेस्टिजियस नेशनल रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन साइंटिस्ट। जितना भी इंडियन साइंटिस्ट है उसको एक प्लेटफॉर्म देना, यहाँ पे अवार्डेड करना है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रिटिश पाउंड 50,000 प्राइज मनी सेट किए गए हैं फॉर न्यू चिल्ड्रेन बुकर प्राइज़ के लिए। इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बुकर प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा। ये जो है चिल्ड्रेन बुकर प्राइज़ है जो कि यूएस डॉलर नहीं, ये ब्रिटिश पाउंड है। 50,000 से इसे एक प्राइज़ लिमिट सेट किए गए हैं जो कि चिल्ड्रेन बुकर प्राइज़ के रूप में इसे दिए जाएंगे। इसे अलाउंस किए जाते हैं बुकर प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा। और कौन से ईयर? 2025 में जो है इसे अलाउंस किए गए हैं, लेकिन इसका एक्सपेक्टेड है कि इस प्राइज़ को जो है 2027 तक है इसके दे दिए जाएँ। ठीक है, फर्स्ट जो है अवार्ड 2027 तक इसको अवार्डेड जाएंगे, ऐसा जो है इसका टारगेटेड है। अब ये जो है चिल्ड्रेन बुकर प्राइज़ है, तो चिल्ड्रेन के कैटेगरी में जो है जो 8 से 12 ईयर के चिल्ड्रेन हैं उसको ये जो है अवार्डेड जाएंगे। इसका एलिजिबिलिटी है कि बुक रिटन होना चाहिए इन ओरिजिनली इंग्लिश में और इसे ट्रांसलेटेड होना चाहिए इंग्लिश में। इसे जो है पब्लिश किए जाएंगे यूके या फिर आयरलैंड के द्वारा। इसका पर्पस वही है कि जितना भी चिल्ड्रन है जिसका अचीवमेंट आउटस्टैंडिंग रहा है बुक के रेस्पेक्ट में, है ना, या फिर यंग लीडर के रेस्पेक्ट में या फिर लिटरेसी के रेस्पेक्ट में, उसको जो ये जो प्राइज़ है इसे दिए जाएंगे। फिर जो है इसका फ्रीक्वेंसी अगर बात करोगे तो एनुअल दिए जाएंगे, जो कि बुकर प्राइज़ फाउंडेशन है इसके द्वारा इस प्राइज़ को दिए जाएंगे। क्लियर है? तो अर्ली एडिशन का बात करोगे तो 2027 में दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिए हैं। तो अब इस बुक को जो चिल्ड्रन बुकर प्राइज़ है इसे दिए जाएंगे बुकर प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा। अब बुकर प्राइज़ फाउंडेशन एक जैसे कि इंडिया में एनजीओ होता है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेम यूके में एक चैरिटी है, एनजीओ ही कंसिडर कर सकते हो इसको, जो कि द बुकर प्राइज़ फाउंडेशन है। इसे फाउंड किए गए थे, इस्टेब्लिश किए गए थे 2002 में। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। इसका मेन मकसद वही है कि जितना भी आर्ट एंड कल्चर है, लिटरेचर है ना, उसको यहाँ पे इनकरेज करना। उसी के साथ साथ रीडिंग हो गया, राइटिंग है, डिस्कशन हो गया, इन सब चीज़ को यहाँ पे इनकरेज करना इसका जो है मेन फंक्शन है। ठीक है, ये न्यूज़ समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया ने टोटल जो है 58 मेडल टैली यहाँ पे हासिल किए गए हैं। कहाँ पे? जो साउथ एशियन एथलेटिक्स जो चैम्पियनशिप हुआ है ना 2025 में, यहाँ पे जो है ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे 58 मेडल टैली यहाँ पे हासिल किए हैं। तो ये जो है 4th एडिशन रहा है साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स जो चैम्पियनशिप है, एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 का, ये यहाँ पे 4th एडिशन रहा है 2025 के रिस्पेक्ट में। अगर एडिशन को याद रखोगे तब भी ठीक है। इसे जो है 24 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे और इसे जो है इंडिया ने होस्ट किए हैं, है ना। कहाँ पे? झारखंड रांची में यहाँ पे होस्ट किए हैं, जो कि इंडिया ने 58 मेडल टैली यहाँ पे हासिल किए हैं। इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे साफ के द्वारा, जो कि साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन है, इसी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। और 6 यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग कंट्री रहे हैं, जो कि इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और भूटान। ये जो 6 कंट्री रहा है जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। इसका जो प्रीवियस एडिशन जो कि 2008 में रहा है, कोची इंडिया में हुआ था। और देखो गैप यहाँ पे देख लो, 17 साल का यहाँ पे गैप हो गया। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी रीजनल लेवल में स्पोर्ट्स हैं और जितना भी रीजनल लेवल में जितना भी प्लेटफॉर्म देना है यूथ को, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम इसी का होता है, साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन का, जो कि प्रमोट करना है रीजनल कोऑपरेशन एंड स्ट्रेंथन करना है एथलेटिक्स अमॉन्ग द साउथ एशियन नेशन। साउथ एशियन नेशन में जितना भी कंट्री है वहाँ पे कोऑपरेशन के साथ साथ स्ट्रेंथन करना है एथलेटिक्स को, जो कि टॉप परफॉर्मिंग कंट्री यहाँ पे इंडिया रहा है। फिर मेडल टैली का अगर बात करोगे, इंडिया ने 24 गोल्ड हासिल किए हैं, उसी के साथ टोटल 58 यहाँ पे मेडल यहाँ इंडिया ने जीते हैं। फिर श्रीलंका ने 16 गोल्ड यहाँ पे जीते हैं, जो कि 40 टोटल यहाँ पे मेडल जीते हैं। फिर नेपाल ने 6 टोटल यहाँ पे मेडल जीते हैं। समझ आ गया ये न्यूज़।
तो फिर अब डिस्कस कर लेते हैं कि साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन ये है क्या, जिसके द्वारा इस जो चैम्पियनशिप है इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसका एब्रिसिएशन हम लोग एब्रीविएशन जो है SEEF इस तरीके से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसे फॉर्म किए गए थे 1990 में और इसका जो है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में ही है। फिर एफिलिएशन का अगर बात करोगे तो एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स, इससे जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, इससे जो है क्या हुए हैं, एफिलिएटेड हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो डिस्कस कर लिए हैं कि प्रमोट करना साउथ एशियन में जितना भी एथलेटिक्स है उसको प्रमोट करना, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन या फिर रीजनल जो कॉपरेशन है उस चीज़ को यहाँ पे बनाए रखना, ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, न्यूज़ समझ आ गया। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। द फेमस ओलो ट्राइब जो कि लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में, ये जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। इसको भी डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे कि रीजनल लैंग्वेज में इसको लाजू नागा इस तरीके से जो है नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। इसका कंसंट्रेशन लोकेशन का अगर बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश इंडिया जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे इसका कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। बाकी कुछ पार्ट यहाँ पे जो म्यांमार है, क्योंकि देखो ये जो इंडिया है, जो अरुणाचल प्रदेश यहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है, तो इसी की वजह से क्या है जो क्रॉस बॉर्डर एरिया है या फिर म्यांमार है वहाँ पे भी हमें ये जो ट्राइब ओलो ट्राइब है इसका भी प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। फिर पॉपुलेशन का अगर बात करोगे तो 1500 इसका पॉपुलेशन बताए गए हैं 2011 सेंसस के हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जो त्रिशूल है एक्सरसाइज, इसे कंडक्ट किए हैं राजस्थान गुजरात बॉर्डर में। ये जो त्रिशूल एक्सरसाइज है ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जिसमें से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये जो ट्राई सर्विसेज हैं इसी के द्वारा ये जो सर्विसेज हैं, जो एक्सरसाइज त्रिशूल हैं 2025 ऑर्गेनाइज किए गए थे। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसका जो लोकेशन का अगर बात करोगे तो जो गुजरात एरिया है, जो राजस्थान एरिया है, वो जो बॉर्डर हैं इन्हीं के बीच जो है इसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसका जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि जितना भी ट्राई सर्विसेज हैं उसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है, इंटरपोलेबिलिटी बढ़ाना है, फिर ज्वाइंट जो ऑपरेशनल रेडीनेस होता है ना उसके लिए यहाँ पे रेडीनेस होना है। उसी के साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत है, जिसे सेल्फ रिलायंस डिफेंस बोलते हैं, इन सब चीज़ का जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको यहाँ पे बढ़ाना है। फिर एक डिटरेंस यहाँ पे शो करना है वेस्टर्न बॉर्डर में, जिससे जितना भी वायलेंस हो रहा है ना उसको यहाँ पे कम किया जा सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस का अगर बात करोगे तो ज्वाइंटनेस को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ साथ जो है ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस है बॉर्डर कंटिनेंट में, उसको यहाँ पे बढ़ावा देंगे। उसके साथ जो स्ट्रेटजिक जो डिटरेंस होते हैं उसको यहाँ पे बढ़ाना है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब क्या होता है, देखो सपोज करो ये एक कंट्री है जिसके पास जो है बहुत सारा आर्म्स एंड एनुमेशन है, इसी के साथ साथ क्या है इसका जो फोर्सेस है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर वेपन है। तो जो अदर कंट्री है ये सोचेंगे इस एक कंट्री में अटैक करने के लिए। कैसे सोचेंगे कि अगर हम लोग अगर इस एक कंट्री के ऊपर अगर अटैक कर देते हैं तो इसके पास तो न्यूक्लियर वेपन है ना, फोर्सेस इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरीके से अदर कंट्री सोचेंगे जिससे अटैक ना करें, है ना। तो ये जो एक कंट्री है अपने लेवल में एक डिटरेंस बना के रखा है कि इतना ज़्यादा आर्म्स रखोगे, एनुमेशन रखोगे, अदर कंट्री सोचे कि हमारे ऊपर अटैक करने से पहले, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरेंस बोलते हैं। ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है फिर राजेंद्र किशोर पांडा जो कि रिसेंटली पास्ड अवे हुए हैं, जो कि एसोसिएटेड है पोएट और नॉवेलिस्ट से। ये बिलोंग करते हैं उड़ीसा से, और उड़ीसा से जितना भी लिटरेचर हैं उनसे ये सब जो है जितना भी ओडिया लैंग्वेज है या फिर ओडिया से रिलेटेड लिटरेचर है ये इसी के द्वारा लिखे गए हैं। फिर इसे डिफरेंट हॉनर से भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी अवार्ड हो गया है ना, गंगाधर नेशनल अवार्ड हो गया, फिर कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट अवार्ड्स इसे अवार्डेड भी गए हैं। चलो अगला न्यूज़ देखते हैं कि फिजी यहाँ पे 26 कंट्री बन गए हैं जो कि ट्रोकोमा को यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इसे एलिमिनेट किए हैं। ट्रोकोमा जो कि एक बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है, ट्रोकोमा जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। जो ट्रोकोमा इन्फेक्शन ये फैलता है डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे कि आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, है ना, थ्रोट सेक्रेशन हो गया। इस तरीके से इन्फेक्टेड चीज़ से जो है डायरेक्टली ये फैलता है। इनडायरेक्टली भी ये फैलता है, जैसे कि टॉवेल्स हो गया, क्लॉथिंग मटेरियल्स हो गया, इन सब चीज़ से भी इसका ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलता है।
कुछ अगर सिम्बल्स का अगर बात करोगे, सिम्टम्स का अगर बात करोगे तो लाइट का यहाँ पे सेंसिटिविटी होगा, है ना। फिर स्वेलिंग देखने को मिलेगा आई में, आई पूरा क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। पेन देखने को मिलेगा एडवांस स्टेज में, डिस्चार्ज होने स्टार्ट हो जाएंगे आई से, रेडनेस हो जाएगा आई। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंट यहाँ पे सिम्टम्स हैं। कुछ इसका ट्रीटमेंट अगर देखोगे तो इसका एंटीबायोटिक आता है जिसके थ्रू इसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्या हमें ऐसा प्रिवेंशन करना चाहिए जिससे हम जो ये ट्रॉकोमा जो हेल्थ डिसीज़ हैं इससे बचा जा सके? तो सबसे पहले तो फेशियल क्लीननेस होना चाहिए, हाइजीन में रहो, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए, मास एंटीबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इंडेमिक एरिया जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मास यहाँ पे एंटीबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसके थ्रू एटलीस्ट हम बच तो सके जो ट्रॉकोमा है ना, जो ट्रॉकोमा डिसीज़ है उससे यहाँ पे हम लोग बच सके। इस तरीके से जो है अवेयरनेस जगाना चाहिए, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए। तो ये तो कुछ प्रिवेंशन कर सकते हो, ठीक है, ये समझ आया। तो देखो यहाँ तक तो ये तो रहा है न्यूज़ जो कि फिजी ने 26 कंट्री बन गया जो कि ट्रॉकोमा को यहाँ पे इलिमिनेट कर चुके हैं। फिजी का अगर लोकेशन अगर देखोगे, फिजी जो कि ओशियनिक कंट्री होता है और इसका जो लार्जेस्ट जो सिटी है या फिर लार्जेस्ट इसका सिटी का अगर बात करोगे तो सुआ है और इसका कैपिटल भी यहाँ पे सुआ है। इसका कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश है, फिजियन है, हिंदी है, ये जो है कुछ इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर मेजर अगर कुछ आइलैंड का अगर बात करोगे, क्योंकि जो फिजी है एक आइलैंड कंट्री, आइलैंड मतलब जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है ना, ओशियन से घिरा हुआ होता है, आइलैंड बोल रहे हो। तो मेजर आइलैंड का अगर बात करोगे तो वितिलेऊ है ना, वेनुआलेऊ है, फिर कदाऊ है। तो इस तरीके से डिफरेंट इसका कुछ मेजर आइलैंड है। साथ में ट्रॉपिकल पड़ता है, ट्रॉपिकल मराइन इकोसिस्टम देखने को मिलता है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है, इसी के साथ वेट सीजन भी देखने को मिलता है। कुछ मेजर इंडस्ट्री में जैसे कि टूरिज़्म, क्योंकि देखो यहाँ पे आइलैंड एरिया है तो आइलैंड एरिया में टूरिज़्म होगा ही होगा। साथ ही साथ जो फिशिंग एक्टिविटी है, फिशिंग एक्टिविटी भी देखने को मिलेगा क्योंकि ओशियनिक एरिया है। साथ में गोल्ड माइनिंग हो गया, गारमेंट हो गया, शुगर हो गया, ये जो है यहाँ पे मेजर इंडस्ट्री देखने को हमें मिलता है। ये समझ आ गया, ठीक। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि 19 से 25 अक्टूबर इंटरनेशनल लीड पॉइजनिंग प्रिवेंशन वीक हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। कब से कब ऑब्जर्व किए हैं? 19 से 29 अक्टूबर के बीच, क्लियर है, जो कि इंटरनेशनल लीड पॉइजनिंग प्रिवेंशन वीक जिसका 2025 का थीम रहा है नो सेफ लेवल एक्ट नाउ टू इंड लीड एक्सपोजर। जो लीड एक्सपोजर से जितना हेल्थ डिसीज़ हो रहा है उसको यहाँ पे प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके से जो है 2025 का यहाँ पे थीम रहा है। इसे ऑब्जर्व किए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जैसे कि WTO हो गया, UNEP हो गया है ना, फिर GAELP हो गया। इस तरीके से जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिसका पर्पस है कि अवेयरनेस यहाँ पे जताना है ना, अवेयरनेस जगाना एंड दी प्रमोट करना एक्शन, जिससे हम लोग लीड पॉइजनिंग को प्रिवेंट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। स्पेशली यहाँ पे चिल्ड्रेन को यहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है जिसके थ्रू लीड पॉइजनिंग हो सकता है। बाकी इसका कुछ अगर मेन ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो इलिमिनेट करना है लीड एक्सपोजर को, पार्टिकुलरली फ्रॉम पेंट हो गया, क्योंकि पेंट से जो है मोस्ट ज़्यादा जो लीड होता है वहीं से देखने को मिलता है। लीड का एक्सपोजर जो होता है ना ये पेंट से होता है। जैसे कि कुछ और मेजर सोर्सेस का अगर बात करें पेंट के अलावा तो डस्ट पार्टिकल हो गया है, फिर कंटामिनेटेड वाटर हो गया है जो लीड कंटामिनेटेड वाटर है, फिर लीड जो कि लीड एसिड बैटरी रिसाइकिल करते हैं तो वहाँ से जो पॉल्यूशन होता है वहाँ से हमें देखने को मिलता है। कंटामिनेटेड सॉइल हो गया, स्पीसीज हो गया। तो ये रहा कुछ डिफरेंट मेजर सोर्सेज जहाँ से लीड का यहाँ पे एक्सपोजर हमें देखने को मिलता है। और मोस्ट रिस्क का अगर बात करोगे तो चिल्ड्रेन हो गया जो कि 6 साल से नीचे का है, उसको जो है ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, फिर वर्कर्स जो इंडस्ट्री एरिया में वर्क करते हैं जो कि लीड से रिलेटेड जो फिनोमेना होते हैं उसके रिलेटेड अगर वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है। तो कुछ अगर डाटा का अगर बात करोगे तो 1.5 मिलियन डेथ हर साल यहाँ पे देखने को मिलता है ग्लोबली, जो लीड के एक्सपोजर से होता है, लीड के जो कि लीड के क्या बोल सकते हो, लीड के थ्रू यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अब कि कैथरीन कैनोनी जो कि एक न्यू प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, कहाँ का? आयरलैंड से। आयरलैंड का अगर बात करोगे तो ये जो है यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पे एक कंट्री देखने को मिलेगा आयरलैंड कंट्री। तो यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इसका जो कैपिटल है
दुबलिन पड़ता है। बाकी लोकेशन हम लोगों ने देख ली है जो कि नदर्न वेस्टर्न यूरोप है। ये जितना भी है ना ये यूरोपियन कंट्री है, और यूरोपियन कंट्री के नदर्न वेस्टर्न में हमें एक कंट्री देखने को मिलता है, वो है आयरलैंड। ठीक है, बाकी कुछ इसका मेजर सिटी देखोगे तो दुबलिन हो गया, कॉर्क है, गैल्वे हो गया जो कि एक मेजर सिटी है। आयरलैंड जो है एक ग्रेट प्लेन है, ग्रीन प्लेन है, और यहाँ पे हिल देखने को मिलता है, फिर कोस्टर क्लिप्स भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जो मेजर रिवर यहाँ का है वो है रिवर सैनॉन, जो कि यहाँ पे का एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। बाकी क्लाइमेट में ट्रॉपिकल मैरीटाइम क्लाइमेट, मिल्ड एंड रेनी, इस तरीके से जो है कुछ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है यहाँ कहाँ पे, आयरलैंड में। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं जो कि इंडिया ने 7th रैंक हासिल किया है, मेडल टैली किए फॉर 2025 U23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने 7th रैंक यहाँ पे हासिल किए हैं। अब देखो यहाँ पे U23 लिखा है, मतलब अंडर 23 है ना, U का मतलब यहाँ पे अंडर होता है, तो जितना भी 23 के नीचे जितना भी यूथ है उसके रेस्पेक्ट में जो है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कंडक्ट किए गए थे, जिसे ऑर्गेनाइज किए गए थे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। कहाँ पे हुआ था, सर्बिया जो कंट्री है वहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2025 के बीच, जिसमें से 27 कंट्रीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। अब देखो इसमें भी क्या है कि डिफरेंट यहाँ पे डिसिप्लिन होता है, जैसे कि मेन फ्री स्टाइल है, मेन ग्रेको रोमन है, वुमेन फ्री स्टाइल है, तो इस तरीके से क्या है डिफरेंट कैटेगरी हैं जिसके थ्रू इसे जो प्ले है इसको खेले जाते हैं। जैसे कि मेन फ्री स्टाइल जो 92 kg है, इसमें गोल्ड कौन हासिल किया है, मोहम्मद ने हासिल किए हैं। फिर मेन से फ्री स्टाइल जो 97 kg, एक डिसिप्लिन का नाम है ये, है ना, क्योंकि इसे जो है डिफरेंट डिसिप्लिन में खेले जाते हैं, तो इसको अरस ने यहाँ पे हासिल किए हैं। तो इस तरीके से फिर 72 का देख लो, फिर 97 kg का देख लो। तो जो U23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है सर्बिया में ऑर्गेनाइज किए गए थे, इसको तो डिस्कस कर ही लिए हैं। तो नेक्स्ट अगर देखें कि जो U23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, जिसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वर्ल्ड रेसलिंग जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है उसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसे जो है 2017 में इस्टेब्लिश किए गए थे, और इसका जो पर्पस वही है कि प्रोवाइड करना वर्ल्ड लेवल कंपटीशन प्लेटफॉर्म फॉर वेस्टल, जितना भी अंडर 23 के एज के अंदर है जो यूथ हैं उसको एक प्लेटफॉर्म देना, एक कंपटीशन प्लेटफॉर्म देना, जिसके थ्रू अपना कैपेबिलिटी को वहाँ पे शो कर सके। फिर इसे हर साल एनुअली इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ है, और ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है, किसके रेस्पेक्ट में हुआ है कि प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्स टू साइबर क्राइम, तो प्रिवेंट करना है यहाँ पे साइबर क्राइम को, प्लस यहाँ पे साइबर क्राइम को रिस्पॉन्स भी करना है, इसके रेस्पेक्ट में लीगली बाइंडिंग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ है। और इस कन्वेंशन को हम लोग नाम दे रहे हैं हनोई कन्वेंशन। ठीक है, ये जो है इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसे अडॉप्ट किए गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। होस्ट कंट्री कौन था, वियतनाम था, और जो सिटी जो है हनोई सिटी, यहीं पे जो है इस कन्वेंशन को कंडक्ट किए गए थे, इसलिए जो है इसका नाम हनोई कन्वेंशन पड़ गया। इसमें 9 चैप्टर 71 आर्टिकल 8 किए गए हैं। इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के द्वारा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि स्ट्रेंथन करना जितना भी कॉपरेशन है अगेंस्ट टेररिज्म, नक्सलिज्म, साइबर क्राइम, और इसको प्रमोट करना है, और बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिसेस यहाँ पे अपनाना है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे साइबर क्राइम को कॉम्बैट कर सकें, जो कि इसका मेन यहाँ पे एरिया रहा है। बाकी कुछ और अदर एरिया का अगर बात करोगे तो साइबर क्राइम का डेफिनेशन यहाँ पे अडॉप्ट किए गए, जुरिडिक्शन, एविडेंस शेयरिंग, एक्सट्राडिशन, इंटरनेशनल कॉपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब चीज़ में जो है काम होना चाहिए, ये जो है इसका फोकस एरिया रहा है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से विमान स्कीम लॉन्च किए गए हैं ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। जितना भी एविएशन सेक्टर है और उस एविएशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा ये जो स्कीम लॉन्च किए गए हैं वो है विमान स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट एंड नेटवर्क। ये जो है एक फ्लेक्सिब एविएशन सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम है जो ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ये जो है 5 ईयर स्कीम है जो कि 2025 से 2030 तक ये चलने वाले हैं, जिसका मोटो है एविएशन फॉर ऑल, है ना, एविएशन फॉर ऑल, ये इसका जो है मोटो है। बाकी कुछ इसका की ऑब्जेक्टिव का अगर बात करोगे तो एयरपोर्ट को यहाँ पे डेवलप करना, अपग्रेड करना, हेलीपोर्ट्स बनाना, इन्हेंस करना रीजनल एयर कनेक्टिविटी को,
उसी के साथ जो है प्रमोट करना MR इकोसिस्टम, फिर एयर कार्गो बूस्ट करना है, लॉजिस्टिक करना है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग हो गया, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इस तरीके से क्या है कि डिफरेंट इसका सेक्टर्स हैं जो हैं बी मान का इनिशिएटिव रहा है, ऑब्जेक्टिव रहा है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ जो कि द विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025, इसे हर साल ऑब्जर्व किए जाते हैं। इस साल भी ऑब्जर्व किए गए हैं और इस साल का जो थीम रहा है कि विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये जो है 2025 का थीम रहा है, जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। इंडिया में इसे ऑब्जर्व किए गए हैं, जो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच इसे ऑब्जर्व किए जाएंगे। बाकी इसका कुछ थीम का अगर बात करोगे तो अभी तक इसका थीम अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन 2000 थीम का अगर बात करोगे तो से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, ये जो है 2024 का थीम रहा है। कब से कब तक इसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं ये भी यहाँ पे डेट पता चल गया। और इसका ऑब्जेक्टिव वही रहे कि जितना भी इंटीग्रिटी है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, जो पब्लिक लाइफ से रिलेटेड है, उसको यहाँ पे प्रमोट करना है। फिर पब्लिक अवेयरनेस करना है, जो करप्शन हो रहे हैं उसको यहाँ पे पब्लिक के सामने यहाँ पे अवेयरनेस जगाना है। इस तरीके से जो है विजिलेंस अवेयरनेस वीक यहाँ पे ऑब्जर्व किए गए थे। कब से कब तक? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर मिसाइल बुरेवेस्टनिक, जिसे डेवलप किए गए हैं बाय दी रशिया के द्वारा। अभी तक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के रेस्पेक्ट में बात हो रहा था, अब रशिया ने यहाँ तक फर्स्ट न्यूक्लियर पावर मिसाइल भी यहाँ पे लॉन्च कर दिए गए हैं। मिसाइल का नाम क्या है? यहाँ पे लिखा गया है मिसाइल का नाम बुरेवेस्टनिक। ये जो है इस मिसाइल का नाम रहा है, जो कि रशिया के द्वारा ओरिजिनेट किए गए हैं। और याद रखना ये न्यूक्लियर पावर मिसाइल होने वाला है। इसे फर्स्ट टाइम अनवील किए गए थे 2018 में और डेवलप करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया के द्वारा। और ऐसा थ्योरेटिकली ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो रेंज होने वाला है ये अनलिमिटेड रेंज होने वाले हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन थ्योरेटिकली अनलिमिटेड रेंज होने वाले हैं ड्यू टू न्यूक्लियर प्रोपल्सन। प्रोपल्सन मतलब कितना तेज़ी से कोई रॉकेट सिस्टम को लॉन्च करते हैं, उसको प्रोपल्सन बोलते हैं। तो ऐसा यहाँ पे बोले जा रहे हैं। रिसेंटली जो मथांगी रामकृष्णन हैं, जो कि एसोसिएटेड हैं मेडिसिन सर्जरी से, ये भी यहाँ पे पास अवे हुए हैं। इसका जो प्रोफेशन है मेडिसिन से रिलेटेड है और कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी किए गए हैं इसको, कुछ यहाँ पे अवार्डेड भी गए हैं, जैसे कि पद्मश्री से अवार्ड किए गए हैं 2002 में। तो इसका जो है मेजर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा है मेडिसिन के रेस्पेक्ट में, सर्जरी के रेस्पेक्ट में। फिर कुछ रिसेंट में जितना भी पास अवे हुए हैं उसका नाम यहाँ पे है, जैसे कि एकनाथ वतन चिस्नित हैं, जो कि इंडियन स्पेस साइंटिस्ट से एसोसिएटेड हैं। फिर पीयूष पांडे अभी डिस्कस किए, जो कि एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट हैं। राजेंद्र किशोर पांडा, जो कि ओडिया का पोएट नोवेलिस्ट हैं। फिर गोपीनाथ स्वैन हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ मिश्रा हैं। तो इस तरीके से जितना भी जो पास अवे हुए हैं रिसेंटली में उसका यहाँ पे नाम है, इसको थोड़ा याद रखोगे, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि 7th एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, इसे कंडक्ट किए गए थे न्यू दिल्ली में। ये जो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है एक्चुअली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि रिलेटेड होता है इंडियन किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा। मतलब इंडियन नेवी का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025, जो कि 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच, जो कि 3 दिन का ये इवेंट रहने वाले हैं। इसका वेन्यू का अगर बात करोगे तो न्यू दिल्ली में इसे कंडक्ट किए गए थे। फिर इसका कुछ मोटिव का अगर बात करोगे तो प्रमोटिंग हॉलिस्टिक मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेसिटी इन्हेंसमेंट, इस तरीके के मोटो को लेकर ये जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किए गए थे। बाकी कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर देखोगे तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है, स्ट्रेंथिंग करना है मैरीटाइम सिक्योरिटी को, जितना भी इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे कोऑपरेशन बनाना है, रीजनल कनेक्टिविटी करना है, देखो फिर रीजनल कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ावा देना है। तो इस तरीके से कुछ इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है, प्राइमरी फोकस एरिया यही रहा है। इतना समझ आ गया ये न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इन्होंने लॉन्च किए महामेडटेक, कोलैबोरेशन किए हैं बिल एंड मेलिंदा गेट फाउंडेशन के द्वारा। तो महामेडटेक मिशन इसे लॉन्च किए गए हैं नेशनल अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन और बिल मेलिंदा गेट फाउंडेशन के द्वारा। दोनों का यहाँ पे कॉपरेशन देखने को यहाँ पे मिला है, जिसका पर्पस रहने वाला है कि एक्सेलरेट करना इनोवेशन इन इंडिया
जो मेडिकल सेक्टर टेक्नोलॉजी है, तो मेडिकल सेक्टर में बेस्ट से बेस्ट इनोवेशन लाना है, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बढ़ावा देना है। तो इस तरीके से कि एम के साथ जो है जॉइंट कोऑपरेशन हुआ है, उसी के थ्रू इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। फिर जितना भी हाई कॉस्ट जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं, है ना, हाई कॉस्ट मेडिसिन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, उन सब चीज़ को यहाँ पे रिड्यूस करना है और मेक इन इंडिया को यहाँ पे प्रमोट करना है। फिर इक्विटेबल यहाँ पे अफोर्डेबल, फिर हाई क्वालिटी मेडिसिन होना चाहिए, मेडिकल टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ये जो है इसका मेन यहाँ पे पर्पस रहा है। तो देखो, एक जो फाउंडेशन है वो है नेशनल, जो कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ANRF बोलते हैं। इसे जो है 2025 में इनफोर्स आए थे, इस्टाब्लिश किए गए थे इसको ANRF एक्ट 2023 के थ्रू। ये अपेक्स बॉडी है, इंडिया में जितना भी रिसर्च होता है, इनोवेशन के रेस्पेक्ट में बात होता है, उसके रेस्पेक्ट में ये अपेक्स बॉडी है। और जितना भी है हर एक फील्ड में जहाँ पे रिसर्च एंड इनोवेशन का बात आता है, उसका एक अपेक्स बॉडी है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि गाइड करना है, फंडिंग करना है, प्रमोट करना है रिसर्च को, जितना भी डिसिप्लिन है, स्ट्रेंथन करना है इंडिया रिसर्च इकोसिस्टम को, फिर प्रमोट करना है, कोलाबोरेशन करना है, एकेडमिया हो गया, इंडस्ट्री हो गया, गवर्नमेंट हो गया। तो इस तरीके से इस मोटो के साथ ये चलते हैं। फिर की फंक्शन के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। फिर बिल एंड मेलिंदा गेट फाउंडेशन एक अदर जो है NGO हम लोग इसको बोल सकते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे कॉपरेशन हुआ है। इसे फाउंड किए गए थे 2000 में। इसका फाउंडर है बिल गेट्स एंड द मेलिंदा फेंज गेट के द्वारा। एक प्राइवेट फिलोंथ्रोपिक फाउंडेशन है। फिलोंथ्रोपिक का मतलब होता है परोपकार करने वाला, ठीक है। फिर इसका जो है हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC जो USA में वहाँ पे पड़ता है। इसका मिशन है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बढ़ावा देना, हेल्थ केयर को यहाँ पे इन्हेंस करना है, जो पॉवर्टी है उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है उसको यहाँ पे ग्लोबली एक्सपांड करना है। इस तरीके से इसका जो है मेन एम रहा है। फिर कुछ और प्लेसेस इन न्यूज़ का अगर बात करोगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यह भी जो है रिसेंटली प्लेसेस इन न्यूज़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है कोलिजन देखने को मिला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न को यहाँ पे प्लस जो ट्रेड इंस्टेबिलिटी होता है यहाँ पे डिनोट किए हैं। तो देखो, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पे देखने को मिलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि इसके साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, है ना, सऊदी अरेबिया इधर है, UAE है, ओमान है, ये जो कंट्री इसके साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है, जो कि स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम चोक पॉइंट है, जहाँ से पूरे जितना भी क्रूड ऑयल हो गया, जितना भी ट्रेड से रिलेटेड ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है, मोस्टली यहीं से देखने को मिलता है, जो कि लिंकिंग करते हैं पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को, और इसी के साथ जो है अरेबियन सी, इन तीनों को यहाँ पे पूरे के साथ क्या करते हैं, कवर करते हैं, लिंकिंग करते हैं, जो कि 33 किलोमीटर यहाँ पे नैरोएस्ट का वाइड देखने को मिलते हैं। और ये जो है बिजिएस्ट एनर्जी ट्रांजिट रूट है, क्योंकि मोस्टली जो वर्ल्ड का जितना भी एनर्जी से रिलेटेड जितना भी ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है वो यहीं से ही होता है। बॉर्डरिंग का अगर बात करोगे तो ईरान हो गया, UAE हो गया, है ना, ओमान हो गया, इस तरीके से जो है बॉर्डर ये शेयर करते हैं। तो दो बॉडी को कनेक्ट करते हैं, एक पर्शियन गल्फ हो गया और दूसरा हो गया गल्फ ओमान, इस दोनों बॉडी को ये कनेक्ट करते हैं। फिर कुछ इसके बारे में फैक्ट्स अगर जानेंगे तो इंडिया का पहले देख लेते हैं, क्योंकि 85% ऑफ इंडिया का जो क्रूड ऑयल है ये इसी जो है रोड के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। फिर देखो 20% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड यहीं से किए जाते हैं। फिर 30% ऑफ द ग्लोबल का जो LNG ट्रेड है ये भी यहीं से कवर किए जाते हैं। तो इस रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा पूरा कंप्लीट वीकली करंट अफेयर्स, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, और जितना भी 25 से 30 अक्टूबर के बीच जो करंट अफेयर्स थे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे, उसको हम लोगों ने यहाँ पे पूरा विथ डिटेल के साथ कवर किए हैं। इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।